अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रेहान तारिक और आप देख रहे हैं दास्ताक। तहरीक इंसाफ एक बार फिर से सड़कों पर निकलने की बात कर रही है और इस बार तहरीक इंसाफ ये दावा कर रही है कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए ये प्लान आखिरी प्लान होगा, ये कॉल आखिरी कॉल होगी, यानी मामला आर या पार होगा। देखा जाए तो हमेशा की तरह तहरीक इंसाफ का मामला आर ही रहता है, पार नहीं होता। लेकिन पीटीआई अब स्वाबी में कल जलसा करने जा रही है। देखना यह है कि वो जलसे में अपनी आखिरी कॉल का कोई लाहेअमल भी दे सकेगी या नहीं। दर हकीकत वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर ने अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में बानी पीटीआई की रिहाई और वफाकी हुकूमत के खिलाफ पेशावर में 8 नवंबर के जलसे का ऐलान किया। लेकिन इस ऐलान के चंद दिन बाद ही पेशावर जलसे की जगह और तारीख को तब्दील करते हुए 9 नवंबर को स्वाबी की बजाय जरगा मुनक्किद करने का ऐलान किया गया। वज़ीर आला KPK ने यह भी बताया कि PTI 9 नवंबर को स्वाबी में पख्तूनख्वा जरगा होगा, जिसमें मुशावरत के बाद हतमी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया जाएगा। अब देखना यह है कि तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई के लिए क्या हिकमत अमली बनाती है। जाहिर है 9 मई के बाद पीटीआई के लिए सियासी गुंजाइश महदूद हो गई थी और अगर अब दोबारा इंतशार की सियासत को बढ़ावा दिया जाता है तो सियासत सख्ती से उनसे पेश आया जा सकता है और इसमें दो राय नहीं है। बहरहाल वज़ीर आला KPK अली अमीन गंडापुर, अलीमा खान और असद कैसर का कहना है कि अब सड़कों पर निकलने का वक्त है। अलीमा खान ने तो आज बानी पीटीआई का ये वाज़ेह दिया है कि आज़ादी की तहरीक के लिए फैसले अब सड़कों पर ही होंगे। अब फाइनल कॉल के लिए ज़रूरी है कि तहरीक इंसाफ एक बड़ा पावर शो करे, अवाम की एक बड़ी तादाद इकट्ठी करे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि तहरीक इंसाफ को यकीन नहीं है कि वो एक बड़ी अवामी ताकत इकट्ठी कर सकेगी। अब जाहिर है स्वाबी में जलसा है जहाँ अली अमीन गंडापुर की हुकूमत है, लेकिन वो यहाँ लोगों को इकट्ठा करने की बजाय पंजाब से लोगों को लाने का कह रहे हैं। लेकिन सोने पे सुहागा ये कि तहरीक इंसाफ लाहौर ने स्वाबी जलसे में शिरकत ना करने का फैसला कर लिया है। ज़राए का कहना है कि इससे कबल PTI लाहौर तंजीम स्वाबी जलसे में शिरकत की तैयारी कर रही थी, लेकिन स्वाबी जलसे में शिरकत ना करने का फैसला मरकज़ी क़यादत की हिदायत पर किया गया है। ज़राए का यह भी कहना है कि अगर स्वाबी जलसे में D चौक एहतजाज की कॉल दी गई तो PTI लाहौर भरपूर शिरकत करेगी। अब अगर PTI की पंजाब और KPK की इंतज़ामिया ही एक पेज पर नहीं है तो ऐसे में एक कामयाब पावर शो की तवक्को कैसे रखी जा सकती है। ये बात तो दुरुस्त है कि PTI के जलसे नाकामियों की वजह, उनकी बड़ी वजह जो है पार्टी के आपसी इख्तलाफात हैं और हुकूमत भी इस बात को समझ रही है। यही वजह है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ तहरीक इंसाफ की आखिरी कॉल को संजीदा नहीं ले रहे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल क्या करने जा रही है, क्या तवक्कुआत बांधनी चाहिए PTI के वर्कर्स को, सपोर्टर्स को इस कॉल से जो अली अमीन गंडापुर दे रहे हैं। इस वक्त नसरुल्लाह मलिक साहब सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम नसरुल्लाह मलिक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है। पहले गंडापुर साहब ने जलसे का ऐलान किया, पता चला ये मौखर हुआ है, मनसूख नहीं हुआ, 8 नवंबर की तारीख है, 8 नवंबर को पता चला नहीं अब 9 नवंबर को होगा। 9 नवंबर के लिए अली अमीन गंडापुर साहब ये बता रहे हैं कि वो स्वाबी में अभी इकट्ठ होगा, उसमें फ़ाइनल कॉल का ऐलान किया जाएगा। अभी कोई फ़ाइनल कॉल नहीं है, शायद कुछ सेमी फाइनल कॉल है। आपको लगता है कि PTI के सपोर्टर्स, वर्कर्स को कोई ढारस बंधा पाएंगे, कोई उम्मीद दिला पाएंगे, पर्टिकुलरली सेमीफाइनल कॉल के अंदर? देखिए यार साहब, मसला इस वक्त यह है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कि अली अमीन गंडापुर साहब खुद एक मुश्किल में है। वो मुश्किल ये है कि एक तरफ उन्हें एस्टेब्लिशमेंट को भी राजी रखना है अपनी हुकूमत के लिए और दूसरी तरफ उन्हें इमरान खान साहब को भी नाराज नहीं करना। अब जितने माजी के वाकयात अगर आपके सामने हैं उनको आप पेश नजर रखें तो आपको नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐन उस मौके पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज को अपनी पीक पर ले जाना चाहती है, उन्होंने कोई ना कोई ऐसा किरदार अदा किया जिसकी वजह से उन्हें पार्टी के अंदर भी तनकीद का सामना करना पड़ता है। लेकिन इमरान खान साहब के लिए भी अब इस वक्त जो है वो KPK के अंदर उनकी हुकूमत हर हाल में जरूरी है और अली अमीन गंडापुर को वो साथ लिए के चले बगैर उनके लिए भी कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि बहुत से बाकी लोग जो अली अमीन गंडापुर साहब के मुखालिफ थे, जो उनके वज़ीर आला बनने के हक में नहीं थे, वो ऑलरेडी एक ग्रुप की शक्ल में वहां पे मौजूद है। तो मुझे लगता है यह है कि इस वक्त PTI का सबसे जो बड़ा मसला है वो एहतजाजी सियासत के लिए वो बाहमी इत्तेफाक है और बाहमी इत्तेफाक के लिए तमाम जो उनके स्टेक होल्डर्स हैं और तमाम जो उनके अपने लोग हैं उनका ये एक इत्तेहाद होना जरूरी है, जो भारत PTI अभी तक उसमें कामयाब नहीं हो पाई। नहीं, लेकिन सर इस यूनिफिकेशन के ऊपर तो कता कलामी के लिए माजरत सर, इस यूनिफिकेशन के ऊपर तो वो रिलाई नहीं कर रहे हैं। वो एहतजाज की सियासत के ऊपर भी शायद इतना यकीन, मुझे लगता है वो कॉल तो देते हैं लेकिन प्रैक्टिकली शायद उनको इतना यकीन नहीं है। वो ये समझते हैं कि नहीं, अब डोनाल्ड ट्रंप आ गए हैं, अमेरिका के सदारती इंतखाबात में जो इतना बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ है, तो ट्रंप के आने के बाद तो मामला बड़े आसान हो गए हैं। तो फिर नसरुल्लाह मलिक साहब कैसे कह रहे हैं कि कोई ऑप्शन नहीं है? एक बहुत बड़ा ऑप्शन तो इंटरनेशनल फ्रंट पे खुल गया है सर। देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त जो है वो तहरीक इंसाफ ने जो बयानिया अख्तियार किया है कि ये ट्रंप फौरी तौर पे उनकी कोई रिहाई का बंदोबस्त करने वाले हैं।
और दर हकीकत ये भी पीटीआई ने एक बड़ी गलती कर ली है, खासतौर पर जो मुल्क से बाहर जाके बैठे हुए उनके लोग हैं, उन्होंने एक मोमेंटम ऐसा बना दिया, एक माहौल ऐसा बना दिया कि अगर इमरान खान कल किसी अदालती प्रोसेस के जरिए रिहा हो भी जाते हैं, तो अब ये तासर पैदा हो जाएगा कि ट्रंप हुकूमत ने, ये ट्रंप जी जी इंतजामिया जी ने जी आज आज उनकी रिहाई इंसदाद में अपना दहशतगर्दी किरदार अदालत ने 4 मुकदमात के अंदर जमानत दी है, तो लगा यही है, वैसे तासुर यही मिला कि ट्रंप आए तो उसके बाद को ब्रीदिंग स्पेस मिल रही है अदालतों से भी। तो मेरे ख्याल में देखिए ये पॉलिटिकली नुकसान किया पीटीआई ने अपने लिए। पीटीआई को इतना ज्यादा इसको सोशल मीडिया पे इस पे बात करने की जरूरत नहीं थी। अगरचे वो लॉबिंग कर रहे थे या लॉबिंग करते रहते हैं, उनका हक है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात है, लेकिन कभी सियासी जमात सोशल मीडिया पे अपनी पूरी मुहिम नहीं चलाती और ना ही अपना बयानिया लेकर सामने आ जाती है। अब इमरान खान साहब के लिए मसला क्या है? अब लोग निकाल रहे हैं उनकी पुरानी वीडियोस, जिसमें वो कह रहे हैं कि जब ट्रंप थे इक्तदार में, उस वक्त खान साहब की एक वीडियो मौजूद है कि ट्रंप पाकिस्तान के नवाज शरीफ हैं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ जो है वो कारोबार करते हैं, ट्रंप भी कारोबार करते हैं। जिस तरीके से मियां नवाज शरीफ अपने लोगों को नवाजते हैं, इस तरीके से ट्रंप भी नवाजते हैं। तो इस सूरत हाल में जब इमरान खान साहब को अब ये पूरा बयानिया पीटीआई को बदलना पड़ रहा है, पीटीआई को बड़ा मोहतात रवैया अख्तियार करना चाहिए था। वो जरूर ये कहते हैं कि अमेरिका में हुकूमत की तब्दीली हुई है और हम चाहेंगे कि पाकिस्तान के हवाले से उनका जो है जो उनके साथ अगर ज्यादती होती है या उनके जो मुकदमात हैं उन पर दबे लफ्जों में बात तो हो सकती है, लेकिन इस तरह की कंपेन चलाना कि ट्रंप इक्तदार में आएंगे, पुरानी वीडियोस को शेयर करना, इवन जाली वीडियोस को, कल एक प्रोग्राम के अंदर आप देख साफी बार बार कह रहे थे कि मेरे पास वीडियो है, अब एंकर उनसे कह रहे थे दिखाइए जनाब वीडियो आपके पास कौन सी है, कि ट्रंप ने जो है वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे लगाए हुए हैं, इमरान खान की रिहाई का वादा किया हुआ है। मेरे ख्याल में इस सारी चीजों का पीटीआई को नुकसान पहुंचेगा। पीटीआई एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट को लेकर सियासत कर रही है कि वो अमेरिका की जो है वो मुदाखलत बर्दाश्त नहीं करती। अमेरिका की मुदाखलत के नतीजे में उनकी हुकूमत चली गई। अब वो बाइडेन के ऊपर मलबा डालकर और ट्रंप की हुकूमत में उम्मीदें लगाकर अपने आप को इससे अलग नहीं कर पाएगी, इस तनकीद से कि भाई आप अमेरिका की मुदाखलत क्यों चाहते हैं। आपको अगर रिलीफ यहाँ पे मिल रहा है, आपके मुकदमात अगर आप यहाँ पे सेटल डाउन हो रहे हैं। इमरान खान साहब ने तो अपने ट्वीट में कह दिया कि वो सिर्फ अमेरिका के साथ ताल्लुकात चाहते हैं, मेरी रिहाई अंदरूनी मामला है पाकिस्तान का। लेकिन ये जो पीटीआई के बाहर बैठे हुए लोग हैं, ये इमरान खान के बयानिए को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा ख्याल है ये जो बानी पीटीआई ने कह दिया है या उनकी हमशीरा अलीमा खान साहिबा जो कह रही हैं ट्रंप से मुतालिक, ये बड़ी मुनासिब और साहिब बात है जो वो कर रही हैं। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि जो बाहर बैठे हुए अमेरिका के अंदर शहबाज गिल साहब हों, जुल्फी बुखारी साहब हों या आतिफ खान साहब हों, जो नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं वो पीटीआई के लिए काउंटर प्रोडक्टिव हो सकता है। तो सर ये बताइएगा कि फिर इमरान खान साहब की जो रिलीज़ है वो किन बातों से मशरूत है? क्योंकि अली अमीन गंडापुर साहब फैसल करीम कुर्डी से मुलाकात करते हैं केपी में, वही गवर्नर जिनसे मुतालिक वो कह चुके हैं कि वो इनेक्सी वाला मामला कि इनको मतलब वो मुलाकातें भी कर रहे हैं उधर, और फिर इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी कोई राजो न्याज की बातें होती हैं, और इधर उन्होंने अवाम को भी ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है कि फाइनल कॉल देंगे, कफन बांध के निकले, कब्रें खोद लें। तो क्या कोई रास्ता तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं वो इमरान खान साहब के लिए, और यहीं से कोई रिलीज का रास्ता निकलेगा? मेरे ख्याल में अली अमीन गंडापुर साहब ने कोशिशें की हैं, ऐसा नहीं कि उन्होंने कोशिशें नहीं की। जब वो कोर हेडक्वार्टर पूरी काबीना को लेकर गए थे तब भी उन्होंने ये इंप्रेशन दिया था कि हमारी लड़ाई इस्टेब्लिशमेंट के साथ नहीं है, पेशावर के कोर कमांडर से हमारी कोई लड़ाई नहीं है, फौजी इदारे से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। उन्होंने 2 कदम आगे बढ़ के उस वक्त भी ये कोशिश की कि मामला सेटल डाउन हो जाए। फिर जिस तरीके से उन्होंने कोऑपरेशन किया, आपको पता है छुट्टी वाले दिन भी उनको जेल जाने की इजाजत है, सुबह 9 बजे जेल पहुंच जाए उन्हें इजाजत मिल जाती है। आखिर क्या वजह है कि अली अमीन गंडापुर साहब जब चाहें वो इमरान खान साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन मसला ये है कि जिस किस्म का रिलीफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाहती है, उस किस्म का रिलीफ शायद एस्टेब्लिशमेंट देने की पोजीशन में नहीं है। पीटीआई रिलीफ ये चाहती है कि इमरान खान साहब जेल से बाहर आए, तमाम इस वक्त की जो हुकूमत में बैठे हुए लोग हैं उनको फारिग कर दिया जाए। जिन नशिस्तों को वो दावा कर रहे हैं कि जो हमारी 180 सीटें हैं उनको 180 सीटें मिल जाएं, तो ये मुमकिन इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट, इस वक्त की हुकूमत के लिए इतना बड़ा रिलीफ देना आसान नहीं है। अब एस्टेब्लिशमेंट के लिए क्या रास्ता है कि इमरान खान साहब को अगर वो बाहर निकाल दें या इस वक्त की हुकूमत उनको बाहर आने दें, वो आके दोबारा से एहतजाजी तहरीक का आगाज करें, पूरे मुल्क के निजाम को जैम कर दें, हुकूमत को ना चलने दें, इसलिए उनके लिए भी रास्ता एक जो है वो बंद गली में जा चुका है। या तो होता 2 कदम दोनों अफ्रीकैन पीछे हटते, फिर मामला तेजी से आगे बढ़ जाते। अच्छा, वैसे नसरुल्लाह मौलवी साहब, इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी तो बावजूद इसके हैविंग सेड दैट के लोकल एस्टैब्लिशमेंट कतन ये नहीं चाहेगी कि इमरान खान साहब को उस तरह का रिलीफ दिया जाए जैसा वो मांग रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट भी तो एक हकीकत है सर। और अगर मुल्क की सियासी तारीख में देखा जाए तो बारहा मुतअद्दिद मौके ऐसे हैं जहां बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को जो ब्रीदिंग स्पेस है वो इंटरनेशनल एस्टैब्लिशमेंट ने लेके दी और फिर उनके लिए रास्ता भी निकाला।
तो आपको नहीं लगता कि अगर इंटरनेशनल आलमी उफक के ऊपर कोई ऐसी बड़ी सियासी तब्दीली आई है जैसी अमेरिका के अंदर है, तो उसके कोई ना कोई इंप्लीकेशंस, कहीं ना कहीं कोई असरात हमारी मुल्की सियासत के ऊपर मुरतब तो होंगे? देखिए, मैं जहां तक मुझे साफत के एक तालिब इल्म होने की हैसियत से कुछ चीजों का इदराक है, या हिस्ट्री का तालिब इल्म होने की हैसियत से, मेरा नहीं ख्याल पाकिस्तान में अमेरिकन मुदाखलत कभी बराह रास्त इस तरीके से हुई है जिसका दावा सियासतदान करते रहे हैं। आपको याद होगा मियां नवाज शरीफ के मामलात थे, जब मियां नवाज शरीफ मुल्क से बाहर जा रहे थे, सऊदी अरब और लिबनान का उसमें किरदार था, मिडिल ईस्ट का एक किरदार हमेशा से रहा है, दुबई का एक किरदार रहा है, कतर का एक किरदार रहा है। बराह रास्त कभी ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान के सियासी मामलात के अंदर अमेरिका ने खुल के किसी के लिए जो है वो कहा हो कि ये हम चाहते हैं, ये कर दो, ये ना करो। आपको ये भी याद होगा कि अमेरिका बहुत नाराज था परवेज मुशर्रफ साहब से, और वो ये इस बात का बार बार इजहार कर रहे थे कि हमें अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की दोहरी पॉलिसी पसंद नहीं है। गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात भी होती रही, लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि बराह रास्त जो है अमेरिका ने किसी सियासी जमात के लिए खुलकर पाकिस्तान को एंगेज किया हो। हाँ, अमेरिका के अपने मफादात हमेशा टॉप प्रायोरिटी पे रहे हैं। अगर उन्हें दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान की मदद चाहिए, बराह रास्त बात करते हैं। अगर उन्हें रीजनल इश्यूज पे कोई बातचीत करनी है, बराह रास्त बात करते हैं। पॉलिटिकल मामलात में अमेरिकन हुकूमत अपने आप को हमेशा से एक सेकंड जो है तरीकेकार से उसको इस्तेमाल करती रही है। तो इस वक्त जो देखा जाए, अगर ये हालात भी अगर पेश नजर रखे जाएं, तो दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान की जो फौज है, जो हमारी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट है, उसके अमेरिका की जो स्टैब्लिशमेंट है उसके साथ ताल्लुकात एक अलग नवीयत के होते रहे हैं हमेशा से, और सिविल हुकूमतों के ताल्लुकात वहां की डेमोक्रेटिक हुकूमतों के साथ अलग रहे हैं। इसी तरीके से सऊदी अरब के साथ आपके ताल्लुकात, ये दो पैरेलल चलते रहे हैं। सियासी हुकूमतों के ताल्लुकात अलग और आपकी मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात अलग तरीके से चलते रहे हैं। तो मेरा ख्याल है इतना सादा आसान काम नहीं है कि अमेरिकी प्रेसिडेंट फोन उठाएंगे और ये रिकॉर्ड पे ये चीज आने देंगे कि जी इमरान खान साहब को फौरी रिहा कर और दिया जाहिर जाए। है सर कि अमेरिकी प्रेसिडेंट फोन उठा के तो सिविल गवर्नमेंट को तो नहीं कहेंगे, उनको भी पता है कि ये मामला कहाँ से हल होना है और इख्तियार किसके पास है। मेरा नहीं ख्याल कि अमेरिकी हुकूमत इस तरह डायरेक्ट दबाव डालेगी इवन पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट के ऊपर, और ना ही वो कभी माजी में इस किस्म की डायरेक्ट कुछ चीजें जो है। अच्छा, अगर सर इनडायरेक्ट रूट की बात करें, इनडायरेक्ट रूट में तो फिर मिडिल ईस्ट जो है, जब आपने सऊदी अरब की बात की, कतर की बात की, लेबनान की बात की, आपने कुवैत, तो उसके अंदर जाहिर है फिर उनका रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो फिर ये क्या इसको देखा जाए कि सिंबलिज्म है कि इस वक्त हमारे जो वजीर आजम है वो दौरे सऊदी अरब पर है, फिर चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की मुलाकात MBS से उसी रोज़ होती है कि जिस दिन डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो हमारे जो इस वक्त जो स्टेटस को है वहाँ पर इस वक्त की रिजीम के सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात, मिडिल ईस्ट के साथ ताल्लुकात, आपको लगता है कि इतने अच्छे हैं कि कम अज़ कम वो कन्विंस कर लिया होगा उन्होंने, या कन्विंस कर रहे हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, अमेरिका इस तरह का अंडू प्रेशर नहीं डाल सकता? पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के ताल्लुकात सऊदी अरब के साथ बड़े मिसाली है और ये हर दौर में बहुत बेहतर रहे हैं। मसला यह है तहरीक इंसाफ को कुछ चीजों का इदराक शायद नहीं था, या वो उन चीजों को समझ नहीं पाए। तहरीक इंसाफ को दीगर ममालिक के हवाले से, अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से, अपनी इंटरनल सियासत को वहां पे घसीटना नहीं चाहिए था। तहरीक इंसाफ अपना सारा फोकस रखे हुए है UK के अंदर और अमेरिका के अंदर। उन्होंने लॉबिंग फर्म भी हायर की अमेरिका के अंदर, उन्होंने कोशिश की वहां अमेरिकी इंतजामिया को भी अपने साथ कायल करने की, लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं समझा कि इस रीजनल की जो पॉलिटिक्स है वो बड़ा मैटर करती है। मेरा ख्याल है इस बात का शायद PTI को एहसास नहीं है, और अगर ये कहा जाए कि कोई मुल्क हमारे ऊपर फौरी दबाव डाल के इमरान खान की रिहाई चाहेगा, रिहाई मेरे ख्याल में पाकिस्तान में भी आवाजें उठती हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। PMLN के अंदर से आवाजें हैं कि इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। मियां नवाज शरीफ एक मौके पे इस मौकफ के हामी थे कि इमरान खान साहब को रिहा कर देना चाहिए। पार्टी उनकी इक़्तिदार में PMLN आ चुकी है, इमरान खान साहब जेल में है, एक सूबे में उनकी हुकूमत है। अगर वो मुल्क के अंदर कोई बहुत बड़ा इंतशार पैदा ना करें तो उनको रिहा कर देना चाहिए, और आइंदा इंतखाबात से पहले इमरान खान को मैदान में होना चाहिए। यही सियासी शिकस्त देने का एक रास्ता हो सकता है। इस पे डिबेट्स मुख्तलिफ अदवार में होती रही हैं, लेकिन ये इसको बिल्कुल मुकम्मल जो है वो डिपेंडेंट कर देना कि अमेरिकी इंतजामिया ही खान साहब की रिहाई के लिए जो है आप ये समझते हैं कि जो भी तब्दीली आएगी वो फ्रॉम विद इन द सिस्टम आएगी, बाहर से कोई ऐसा प्रेशर नहीं डाल सकता और ना ही वो को माने रखता है। आप समझते हैं कि फ्रॉम विद इन द सिस्टम है, और तब आएगी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में यूनिफिकेशन होगी, इकट्ठे होंगे, या वो थोड़ा सा कोई जिसको कहना चाहिए कि इंटेलिजेंटली प्ले करेंगे? यही कह रहे हैं आप सर? मेरे ख्याल में सियासत में अगर इंटेलिजेंटली प्ले करते हैं तो तहरीक इंसाफ के लिए बहुत सारी मुश्किलें आज भी आसान हो सकती हैं। तहरीक इंसाफ एजिटेशन की सियासत जो है वो जरूर करे, बेशक करे, लेकिन उसकी एक लिमिट मुकर्रर कर ले जिससे ये तासर ना उभरे कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंच सकता है। इसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट के साथ उनकी जो लड़ाई है
उस लड़ाई में से अगर अली मीन गंडापुर, अगर वेस्टर्न गोल कोई रास्ता निकाल रहे हैं तो उस तरफ भी जाना चाहिए। एक जमाने में आपको याद होगा बड़ी ये बात फैल गई थी कि इमरान खान साहब 9 मई के हवाले से माफी मांगने को तैयार हैं या माफी मांग रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बदलते हुए बयानात, बाहर बैठे हुए लोगों की कंपेन खान साहब को यह बावर कराना शुरू कर देती है कि हम इनकलाब लेकर आ रहे हैं। देखिए, सियासी जमात इनकलाब नहीं लाती, सियासी जमात अपनी जगह बनाती है, अपना रास्ता बनाती है, पार्लियामेंट में जाने की कोशिश करती है और फिर इक्तदार तक पहुंचती है। अगर आप ये सोचें कि हमें इक्तदार तक नहीं जाना, हमने पूरी सियासत का मलिया मेट कर देना है, तो फिर आपके रास्ते में रुकावटें बढ़ती चली जाती हैं। इन रुकावटों को हटाने के लिए तहरीक इंसाफ को अपने आप को पॉलिटिकली साबित करना पड़ेगा कि वो किसी इनकलाब के नहीं बल्कि जमहूरी रास्ते पे चलते हुए इक़्तिदार के ख्वाह हैं। रास्ता सियासी रास्ता है और पॉलिटिकली पाकिस्तान तहरीक साबित करना पड़ेगा। हुकूमत IMF की उम्मीदों पर पूरा उतरने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नजर आ रही है और यही वजह है कि IMF ने अब हुकूमत को 2 ऑप्शंस दे दिए हैं। या तो हुकूमत मिनी बजट पेश करे या अपने अखराजात में कमी करे ताकि जो मुतफ़िका मालियाती खसारा है और बुनियादी बैलेंस के अहदाफ हैं वो हासिल किए जा सकें। अब बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि हुकूमत मिनी बजट लाएगी। मिनी बजट का मतलब यह है कि मज़ीद टैक्सेस, क्योंकि जो एक्सपेंसेस को कट करना है, किफ़ायत शारी से काम लेना हुकूमत के बस की बात नज़र नहीं आ रही, क्योंकि आए दिन हुकूमत की शय खर्ची और अशराफिया को नवाजने के किस्से मंजर आम पर आते हैं। कभी वफाकी हुकूमत काबीना अरकान के लिए 24 करोड़ रुपए की 25 नई होंडा सिटी गाड़ियाँ ख़रीदती है, फिर इसी तरह पंजाब हुकूमत अपनी सूबाई काबीना के लिए 41 करोड़ रुपए की लागत से नई गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी दे देती है। फिर वफाकी हुकूमत अपने ग्रेड 1 से 22 तक के तमाम मुलाजमीन के लिए हाउस रेंट की हद 6 शहरों के लिए 45% बढ़ाती दिखाई देती है। अब वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस का हाउस रेंट 68,000 से बढ़ाकर 3,50,000 रुपये, जबकि जुडिशल अलाउंस 3,42,000 से बढ़ाकर 10,90,000 रुपये कर दिया है। यानी एक्सपेंसेस तो कम नहीं हो रहे, लेकिन जो शय खर्चियाँ हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं और टैक्स रेवेन्यूज़ की बजाय तो टैक्स रेवेन्यू शॉर्टफॉल का भी सामना है, क्योंकि जो स्कीम्स हुकूमत ने मुतारिफ कराई थी वो भी बुरी तरीके से फ्लॉप हो रही हैं और ताजर 2 स्कीम उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है। इस बारे में बात करेंगे इस वक्त जो इकनॉमिक एक्सपर्ट है, माहिर इक़्तिसादी अमूर हारून शरीफ साहब, उन्होंने भी ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। हारून साहब, सबसे पहले तो बड़ा सादा सा सवाल है, अब IMF वफ्द पाकिस्तान आ रहा है और फिर एक बार फिर जो है वो IMF वफ्द फाइनेंस मिनिस्ट्री के लोगों के साथ बैठेगा। 11 नवंबर से ये नेगोशिएशन शुरू होंगी, रिविज़िट किया जाएगा प्लान को, जो $7 अरब का ये जो प्लान है। अब जाहिर है अभी तो जो कुछ मिला है वो पीनट्स है, अभी बहुत कुछ है जो बाकी है, तो पाकिस्तान कैसे सिक्योर कर पाएगा और एट दिस पॉइंट इन टाइम हमारे पास ऑप्शन क्या है कि मिनी बजट की तरफ जाएंगे या फिर हम अपने एक्सपेंसेस को मिटिगेट करेंगे और जो है वो बेहतर तौर पे जो फिस्कल डिसिप्लिन है इकोनॉमी में लाने की कोशिश करेंगे। तो व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद? जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि बहुत सालों से हमने अपनी एक होम ग्रोन इकोनॉमिक सिमत नहीं बनाई है। ये जो आप सवाल कर रहे हैं इसको हम पॉलिसी चॉइसेस कहते हैं कि आपकी पॉलिसी चॉइसेस ना सिर्फ क्लियर होनी चाहिए बल्कि वो आपके स्टेक होल्डर्स के साथ कम्युनिकेट भी होनी चाहिए। अगर ये हमें क्लियरली पता होता कि हुकूमत एक्सपेंसेस कट करने की तरफ जा रही है तो भी हमें क्लैरिटी आती, और अगर हुकूमत थोड़ी एक्सपेंशनरी या ग्रोथ के रिवाइवल की तरफ जाती है तो भी क्लैरिटी। तो पहली तो चीज़ ये है कि पॉलिसी की क्लैरिटी। जहाँ तक अमेरिका का ताल्लुक है, देखिए मैं दुआ करता हूँ कि अब नई एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कॉन्फ्लिक्ट्स को घटाएगी और जो ग्रेट पावर का चाइना के साथ उनका कंपटीशन चल रहा है उसको कुछ बैलेंस करेगी तो पाकिस्तान के लिए स्पेस बनेगी। लेकिन आपके सवाल का जवाब जहाँ तक मिनी बजट है वो हमारा इंटरनल मामला है, क्योंकि जो माशी ग्रोथ है वो इतनी नहीं है कि आप टैक्सेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा सके अनलेस कि आप रिफॉर्म करके टैक्स नेट को बढ़ाइए। लेकिन ये बहुत गुंजाइश है जो हमारा वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है स्टेट का, अगर उसको रोका जा सके तो उसके ऊपर जो IMF कह रहा है वो गलत नहीं कह रहा है। सर, रेवेन्यू स्ट्रीम हमारी है क्या? मतलब हमारे पास व्हाट ऑप्शंस आर वी लेफ्ट विद कि हम अपने रेवेन्यू को इंक्रीज करें? जाहिर है IMF तो यही चाहेगा ना कि हमने रिटर्न कैसे करना है या हमने किस तरीके का डिसिप्लिन क्रिएट करना है कि उससे हम लिए हुए पैसे लौटा सकें। तो हमारे पास अवेलेबल ऑप्शंस क्या है सर? जी, IMF ये नहीं, बिल्कुल जैसे आप कह रहे हैं, IMF के कुछ एक स्टैंडर्ड्स हैं कि आपने बजट का खसारा कहाँ पे रखना है, आपने करंट अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे रखना है,
आपने सब्सिडीज और प्रोटेक्शन को कैसे कम करना है। ये बहुत जरूरी है कि हम आईएमएफ की थिंकिंग को समझें। उनका जो टूल है वो ग्रोथ को सपोर्ट नहीं करता है, वो डिमांड को कंप्रेस करता है। इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान ने एक होम ग्रोन अपना फॉरवर्ड लुकिंग एजेंडा बनाना है। जहां तक ये जो ऑब्सेशन है, हमारी टैक्स टू जीडीपी रेशियो यकीनन बहुत कम है और मैं बिल्कुल इसको सपोर्ट करता हूं, लेकिन आपके पास पॉलिसी चॉइस ये है। सर लेट्स टेक एन एग्जांपल। अभी एफबीआर के अंदर हमने स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स और डिजिटाइजेशन की बहुत बात सुनी, फिर हमने ताजर 2 स्कीम इंट्रोड्यूस कराई और उसके अंदर हमने जो टारगेट सेट किया उस पर हम सिर्फ $1.2 मिलियन ही रेस कर सके, 1.2 मिलियन रुपीज इनफैक्ट, डॉलर्स कह रहे हैं, 1.2 मिलियन ले सके, मतलब जो बिल्कुल ट्रेसेस है। तो आपको क्या लगता है कि हम ये इंट्रोड्यूस तो कर लेते हैं, हम नीयत भी हमारी ठीक है, बट हम वो उसको रेवेन्यू रेज नहीं कर पा रहे हैं वहां से? जी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं। ये पिछले 30 बरस से डिजिटलाइजेशन भी हो रही है, डॉक्यूमेंटेशन की बात भी हो रही है। देखिए, ये पॉलिसी शिफ्ट नहीं है। पॉलिसी शिफ्ट बड़ी क्लियर आती है कि हमने सेक्टर्स को टैक्स नेट में कैसे लाना है, उसके लिए लेजिस्लेशन होता है। जैसे जब हुकूमत कुछ करना चाहती है, अभी हमने आईनी तरमीम देखा है कैसे वो मिल बैठे हैं और उन्होंने उसको जो भी अचीव करना था किया है। इसी तरह अगर इकोनॉमी को तरजीह बनाएं और अपने टैक्स सिस्टम को बेहतर करना और एक्सपैंड करना हो, जब तक ये मिल बैठ के पॉलिसी साइन ऑफ नहीं होगी और प्राइवेट सेक्टर से निगोशिएट नहीं होगी, टाइम एंड अगेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस जो हैं यूं ही हावी आते रहेंगे। हमें एक पॉलिसी डिसीजन की जरूरत है जो कंसेंसस से बनेगा, वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म तभी आएंगी। स्मॉग की चादर ने लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान समेत दीगर शहरों को अपनी लपेट में लिया हुआ है। स्मॉग से सांस और आंखों की तकलीफ के केसेस में इजाफा हो रहा है। स्मॉग में खतरनाक केमिकल शामिल होने का इंकशाफ भी हुआ है और ज़राए महकमा माहौलियात के मुताबिक स्मॉग में सल्फाइड, हाइड्रोकार्बन और अमोनिया गैस के जो 4 केमिकल्स अज्जा हैं वो बड़ी तादाद में मौजूद हैं। स्मॉग में मजमूई तौर पर 276 केमिकल्स की आमेजिश है। स्मॉग की वजूहात पर बात करें तो लाहौर में पैदा होने वाली स्मॉग सुरमई और पीले रंग का कंपाउंड है। सुरमई और पीले रंग की स्मॉग गाड़ियों के तेल और सल्फ्यूरिक एसिड के मुरक्कब से बनती है, ये कंपाउंड है। और पंजाब में 2 करोड़ 50 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ यौमिया 8 करोड़ लीटर पेट्रोल और 9 करोड़ लीटर तक डीजल फूंकती हैं, इस्तेमाल करती है। इसी तरह लाहौर में 45 लाख मोटरसाइकिल्स और 75 लाख छोटी बड़ी गाड़ियाँ भी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन हवा में तहलील कर रही हैं। भैंसों के बाड़े, शहरी फुजले और खाद से पैदा होने वाली अमोनिया गैस सल्फर डाइऑक्साइड से मिलकर जहरीली स्मॉग बना रही है। मुख्तलिफ शहरों के आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स आज का 2135 यानी 2135 स्कोर के साथ फ़ज़ाई आलूदगी में सर फहरिस्त रहा। फिर इसी तरह दूसरे शहरों में 676 स्कोर से लाहौर दूसरे, 290 स्कोर से पेशावर तीसरे, 245 स्कोर से इस्लामाबाद चौथे नंबर पर रहा है। और खैबर पख्तूनख्वा शहर में हरीपुर 219 स्कोर से 5वें, 192 स्कोर से रावलपिंडी छठे और 106 स्कोर से कराची 7वें नंबर पर रहा है। और दिन ब दिन ये सिलसिला बढ़ता ही चला जा रहा है। ये इसकी बुनियादी तौर पर कॉजेज़ क्या हैं, रीज़न्स जानेंगे। इस वक्त आसिफ शिराजी साहब जो क्लाइमेट चेंज एक्सपर्ट हैं हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम आसिफ शिराजी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। ये जो स्मॉग है इसकी शिद्दत हर गुजरते दिन के साथ स्लोली एंड ग्रेजुअली बढ़ रही है और इंसानी सेहत के लिए बड़ी मुज़र है और इसके इम्प्लिकेशंस भी बहुत ज़्यादा है। लोग महसूस कर रहे हैं, आंखों में जलन है, गला दर्द कर रहा है, सर में दर्द हो रहा है। तो बुनियादी तौर पर ये जो स्लोली ग्रेजुअली बिल्डअप हो रहा है स्मॉग का और सूरज निकल ही नहीं रहा है, इसका रीज़न क्या है आसिफ साहब? देखिए सर, इसकी बुनियादी तौर पे जो ओवरऑल बड़ी वजह है वो तो जो क्लाइमेट चेंज और मौसमियाती तब्दीली है, जिसकी वजह से जो है वो बड़ा फैक्टर जो है ये है जिससे हम ना सिर्फ ये नई किस्म के जो फिनोमिना हैं स्मोक और हीट वेव उससे मुतासिर हो रहे हैं, बल्कि लार्ज डिजास्टर्स भी आते हैं, जैसे फ्लड आया था 2022 में। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको हम कहते हैं कार्बन फुटप्रिंट, यानी हमारी जो कार्बन इमिशन है उसमें इंक्रीज हो रहा है। और टेक्निकल वजह इसकी ये है कि कार्बन के जो ज़रात हैं वो फजा में जो है वो बहुत ज्यादा हैं और उसकी वजह से जहाँ पे ह्यूमिडिटी है वो उसके साथ मिलके जो है वो स्मोक बना देती है। आसिफ शाही साहब, इस वक्त मेरे पास एयर क्वालिटी इंडेक्स का कंपैरिजन मौजूद है। तो पंजाब के अंदर मुल्तान में एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है, 2135 पे खड़ा हुआ है। दूसरे नंबर पे
लाहौर है जहां 676 स्कोर है, और सेकंड जी। नंबर के ऊपर जो है वो पेशावर है 290 के साथ। तो इसका जी। मतलब तो ये हुआ कि मुल्तान में स्मॉग सबसे ज़्यादा क्रिएट हो रही है। तो मुल्तान में जो स्मॉग ज़्यादा बन रही है, इसकी वजह क्या हो सकती है? जो एक बड़ी रीजन होता है कि जो भी वाटर बॉडीज जहाँ पे करीब होती हैं, पानी के जखीरे जो है वो, चाहे वो दरिया की सूरत में है, चाहे लेक्स की सूरत में है, जो वहाँ पे करीब हैं वो, और जो कार्बन इमिशन है उसकी वो कार्बन के जो ज़रात हैं, पार्टिकल्स हैं, उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे लाहौर के अंदर जो है वो बहुत ज्यादा इर्द गिर्द उसके फैक्ट्रीज भी हैं, बड़ा शहर है, आबादी ज्यादा है। मुल्तान के इर्द गिर्द भी जो है वो कुछ इस तरह की जो है ना वो मतलब कुछ ऐसी फैक्ट्रीज, भट्टे, इस तरह की चीजें हो सकती हैं। फिर वो वाटर बॉडीज हैं वहाँ पे करीब, जो बड़े दरिया हैं, जिसकी वजह से जो है वो मिक्स होता है जब कार्बन के साथ नमी, तो वो फिर स्मोक की सूरत इख्तियार कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा इस वक्त आपको क्या लगता है कि किस चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत है अगर हम स्मोक को कम करना चाहते हैं? देखिए, ओवरऑल जो है वो हमें अपनी जो कार्बन इमिशन है, ये मतलब देखें, ये शॉर्ट टर्म सोल्यूशन नहीं है। ये जो चीज़ यहाँ तक पहुंची है, इस पे सालों लगे हैं। सबसे पहली चीज़ अगर आप देखें तो अर्बनाइजेशन जितनी तेज़ी के साथ हुई है कुछ शहरों में, पंजाब के, इसी तरह बाकी भी। मैं कोयटा में था आज सुबह, जो है वहां से वापस आया हूँ। कोयटा में जो पिछले 15 साल में आबादी बढ़ी है वो शायद इतनी जो है वो 70 सालों में नहीं बढ़ी थी। इसी तरह जो है वो बाकी भी, मुल्तान है, लाहौर है, रावलपिंडी है, इवन इस्लामाबाद है। इस्लामाबाद में भी आपको जो है वो नजर नहीं आती है, 1 किलोमीटर के बाद आपकी विजिबिलिटी इस वक्त नहीं है। हालांकि इस्लामाबाद में कभी फोग और स्मोक का हमने नाम नहीं सुना था। तो अर्बनाइजेशन, आबादी का बढ़ना, जब आबादी बढ़ती है तो उसके साथ ही फिर जो दूसरी चीजें आती हैं उसमें कंस्ट्रक्शन भी बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफ शिराजी साहब हमारे साथ मौजूद थे। ये स्मॉग के बड़े सीरियस इंप्लीकेशंस हैं, और ये जो बिल्डअप हो रहा है उसकी बुनियादी तौर पर रीजंस तो हमने जानिए कि क्या है, लेकिन इससे बचाव के लिए हमें महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फिर सरकार भी इकदाम ले रही है। कोर्ट ने ऑर्डर्स किए हैं कि 8 बजे तक मार्केट्स को बंद कर दिया जाए। जो स्टूडेंट्स हैं, छोटे स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं एलिमेंट्री प्राइमरी स्कूल्स के, इवन अब तो इंटरमीडिएट तक उनकी जो स्टडीज़ हैं वो हॉल्ट हो रही हैं, कॉलेजेस बंद हुए हैं, स्कूल्स बंद हैं। तो अब हम ये जो क्लाइमेट चेंज की जो एडवर्सिटीज़ हैं वो फेस भी करने लगे हैं। ज़रूरी तो यही है कि मिल के कोई ऐसी पॉलिसी बनाई जाए। और ज़ाहिर है ये ग्लोबल फिनोमेना भी है, ये ग्लोबल फिनोमेना है जिस पे अक़वाम आलम भी बैठी हुई है, और लोकली हमें भी ऐसी पॉलिसीज़ क्रिएट करने की कोशिश करनी चाहिए जो सस्टेनेबल हों, रादर देन कि हमको फायर फाइटिंग कर रहे हैं और हमेशा फायर फाइटिंग मोड में आके जिस वक्ती पॉलिसीज़ बनाई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो एक अरसे से शिकस्त से दो चार थी, लगता यह है कि उसने एक बार फिर जीत का मज़ा चख लिया है। वो जीत का मज़ा जो उसने अपनी होम ग्राउंड के ऊपर चखा, इंग्लैंड की टीम को टेस्ट सीरीज़ हराने के बाद, अब वही फतूहात का सिलसिला ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन के ऊपर भी जारी है। दूसरे वनडे इंटरनेशनल में पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने ऑस्ट्रेलिया को 9 विकेटों से शिकस्त दे दी है। एडिलेड ओवल में खेले गए इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 163 रन स्कोर किए और 164 रन जो है वो फतह के लिए टारगेट पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दिया गया, जो उसने एक विकेट पर 26.3 ओवर्स में पूरा कर लिया। यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशी है, और उम्मीद भी जाहिर की जा रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीत का ये सिलसिला मुस्तकबिल में भी यूं ही जारी रखेगी। और फिर आज ही चेयरमैन पीसीबी ने जो चैंपियंस ट्रॉफी है उससे मुतालिक भी बताया है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होने जा रही है। और इंडियन मीडिया जो प्रोपेगेंडा कर रहा है कि भारतीय टीम पाकिस्तान नहीं पहुंचेगी, तो ये प्रोपेगेंडा है। अगर भारतीय टीम को ऐसा बीसीसीआई समझती है तो बीसीसीआई को इंटीमेट करना चाहिए, या आईसीसी को इस हवाले से पाकिस्तान को इंटीमेट करना चाहिए। तो वी आर रियली होपफुल कि चैंपियंस ट्रॉफी भी होगी और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपनी फतूहात का सिलसिला भी कंटिन्यू रखेगी। प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा है। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले हफ्ते। अपना रखिए ख्याल। अल्लाह हाफिज़।